ओके जी, हमें आज जो है वो हमने लास्ट में जो शुरू किया था आईवी इन्फ्यूजन। और आईवी इन्फ्यूजन में हम लोगों ने एक कंपैरेटिव हमने इसे स्टार्ट किया था और हमने इसे देखा था कि आईवी इन्फ्यूजन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कम्बिनेशन है आईवी इंजेक्शन का और ऑरल टैबलेट का। और उसमें हमने उसके बेसिक से जब स्टार्ट लिया तो हमने कहा कि जनाब आईवी इंजेक्शन के केस में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं, और जबकि ऑरल के केस में भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि आईवी इन्फ्यूजन के केस में फ़र्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर दोनों का कम्बिनेशन है। इस चीज़ को हमने कुछ प्रूव भी किया था। कल हमने इसकी कुछ फार्मूलाज़ की बात भी की और हमने इस फार्मूलाज़ को हमने डिराइव भी किया कि किस तरह से अगर हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ड्रग अगर हमें मेजर करना हो इन्फ्यूजन के साथ साथ, तो तब हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन को। और आप लोगों को फार्मूला बताया था, फार्मूला था CP इज़ इक्वल टू Q ओवर VK या KV और Q ओवर KV इंटू 1 माइनस KT। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला था और इससे हमने जो है वो अपनी बात को स्टार्ट किया था कि इससे हमें क्या क्या मेजर हो सकता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। फिर हमने ये अज्यूम किया कि अब इसमें हम ना सिर्फ प्लाज्मा कंसंट्रेशन बल्कि हम इसके साथ साथ CPSS भी फाइंड कर सकते हैं। हमने CPSS को भी डिफ़ाइन किया था कि इन्फ्यूजन के केस में जो CPSS है वो हमारे पास एक्चुअल वो टाइम है या वो कंसंट्रेशन है जिस पे दोनों रेट्स इक्वल हो गए हैं, यानी जिस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है या इन्फ्यूज़ हो रही है उसी रेट से ड्रग जो है वो एलिमिनेट भी हो रही है। तो उसका इन्फ्यूजन रेट और एलिमिनेशन रेट जब इक्वल हो जाएगा तो वो कंडीशन होगी CPSS। और हमने इस कंडीशन को जस्टिफाई किया था कि ये कब अचीव होती है, जब हम टाइम को क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं। फिर हमने इसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इसमें हमने रखा CP इज़ इक्वल टू Q ओवर KV इंटू 1 माइनस K, और यहाँ हमने इन्फिनिटी राइट करके इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा तो 1 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, और CPSS हमारे पास होगा Q ओवर KV। इससे भी हमने कई सारी बातें जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब स्टेडी स्टेट पे है तो हमारे पास दो मेन जो चीज़ें जो हमें जो मेजर करना है स्टेडी स्टेट के लिए वो इन्फ्यूजन रेट है और उसके साथ साथ ड्रग की क्लियरेंस है। या फिर हम अगर कोई तीन चीज़ों की बात करेंगे तो इन्फ्यूजन रेट है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। इसी फार्मूला को हमने और भी मॉडिफाई करके देखा था। अगर ये नोट आ जाए कि राइट नोट ऑन द प्लाज्मा का स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द इन्फ्यूजन इन द कंसेप्ट ऑफ द इन्फ्यूजन, देन हमारा सिंपल आंसर ये रहेगा कि हमारे पास इसकी कई सारी डिफरेंट टर्म्स हैं। Q ओवर क्लियरेंस, और अगर K की जगह पर आप 0.693 ओवर T हाफ रख दें तो T हाफ ओवर Q 0.693 इंटू V, ये भी हमारे पास जो है वो कुछ पैरामीटर्स हैं। अब रिमेंबर हमारे पास ड्रग का जो भी पैरामीटर अवेलेबल होगा हम उसी से रिलेटेड फार्मूला को अप्लाई करेंगे। और उसमें हम अगर पहले वाले की बात करें तो हमारे पास इन्फ्यूजन रेट डेफिनेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कल भी ये बात की थी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, किसको किससे मल्टीप्लाई करके, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन्फ्यूजन रेट्स इसका अपना कंसंट्रेशन से। जब इसे फ्लो रेट को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास इन्फ्यूजन रेट आएगा। अब इन्फ्यूजन रेट और ऊपर से डिवाइड कर देंगे आप एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से और K से। रिमेंबर ये सारे पैरामीटर हमारे पास कांस्टेंट में सिर्फ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है और रेट कांस्टेंट जो है वो डेफिनेटली वो हाफ लाइफ से कैलकुलेट हो सकेगा। तो अगर हम नेक्स्ट वाली टर्म पे चलें तो हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं। एक है हमारे पास जो ड्रग की क्लियरेंस है, ये भी कांस्टेंट है। और ये क्लियरेंस आप लोगों को आइडिया है कि जब हम रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास अजम्पशन ये है कि क्लियरेंस भी इम्पेयर्ड है, उसमें क्लियरेंस की वैल्यू जो है वो भी कम है। अब उस वैल्यू को हमें अगर हम रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट की बात करेंगे तो अल्टीमेटली हम क्लियरेंस की वैल्यू को भी हम डिफरेंट राइट करेंगे। इस वजह से हमारी जो कंसंट्रेशंस हैं
या वो जो CPSS की वैल्यू है वो भी वो नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स के लिए और रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स के लिए कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिफरेंट होती चली जाएंगी, या उनका जो CPSS है वो डिफरेंट होता चला जाएगा। इस तरह से सेम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, अब जितनी कम क्लियरेंस होगी उतनी जल्दी CPSS अचीव होगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर कम जो CPSS है हमारे पास जो क्लियरेंस है वो कम वाली क्लियरेंस जो है वो डेफिनेटली पेशेंट्स रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स के अंदर होगी। इस वजह से हमारे ये अज्यूम करना कि जो रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट के अंदर CPSS एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स ज़्यादा जल्दी अचीव होने के चांसेस हैं, कि रीज़न क्लियरेंस नॉर्मल नहीं है। सेम केस में अगर हम थर्ड वाले की तरफ चलें तो वहाँ हमने बात की थी कि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये भी हमारा कांस्टेंट है ड्रग का। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ये हाफ लाइफ को जब आप इन्फ्यूजन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, देन हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये भी एक कांस्टेंट टर्म में या एक हमारे पास CPSS की वैल्यू आ जाएगी। ये कल की क्लास की कुछ थोड़ा सा समरी। इसमें फिर हमने एक और कंसेप्ट की तरफ गए कि अगर हमें CPSS को अचीव करना हो तो हम करें क्या। वहाँ हमने ये इस बात को क्लियर किया कि CPSS अचीव हो जाती है अगर आप इसे नॉर्मल रेट से इन्फ्यूज़ करवा दें। कब? जब कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएं। मैंने कल बहुत क्लियर किया था इस मामले को, 4.32 हाफ लाइफ अगर गुजर जाएं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो ड्रग है वो 95% इन्फ्यूज़ हो गई है। इट मीन्स स्टेडी स्टेट पे अचीव हुआ है। तो दो तरह की स्टेडी स्टेट्स की हम बात करेंगे, एक है ट्रू स्टेडी स्टेट और एक है प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट। ट्रू स्टेडी स्टेट में तो आपके पास जो आप वैल्यूज़ आपको यहाँ से आप जो कैलकुलेट करके लाओगे ये ट्रू स्टेडी स्टेट है। लेकिन प्रैक्टिकली हम यहाँ ये अज्यूम करेंगे कि 95% जब एलिमिनेट हो जाए। अब 95% जब इन्फ्यूज़ हो जाए तो 95% इन्फ्यूज़ होगी अगर आप नॉर्मल रेट के साथ हैं तो 4.32 आवर्स के बाद, और अगर आपने इसमें को रेट चेंज किया है तो डेफिनेटली उस रेट से उसकी जो इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन का जो रेट है वो भी साथ साथ चेंज होता चला जाएगा और साथ CPSS की वैल्यू भी वैसी चेंज होगी। तो इसमें हमने इस कंसेप्ट को कि हमें फिर कैसे अचीव करना है इस CPSS को, हमने कहा था कि यहाँ पर दो कंसेप्ट, एक था लोडिंग डोज का कंसेप्ट कि हम लोडिंग डोज को साथ ऐड करें और उसके बाद हम जो है वो CPSS को अचीव कर लें। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लोडिंग डोज अगर हम ज़्यादा रखेंगे और साथ जो है वो इन्फ्यूजन भी साथ कंटिन्यू करेंगे। अब ये इन्फ्यूजन और ये लोडिंग डोज ये दोनों मिल के जो हमारे लिए क्या हो जाएंगे जी, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और इससे हम लोडिंग डोज की कैलकुलेशंस को करेंगे। अब लोगों को याद होगा लोडिंग डोज के केस में हमने सिंपल इसी फार्मूला को हमने मॉडिफाई किया था कि CP/Q/KV 1 - C - KT, और इसके साथ हमने प्लस कर दिया था एक और वैल्यू, क्या चीज़, इसमें हमने प्लस कर दिया था CP0 E - KT। रिमेंबर ये जो सारी टर्म थी, ये टर्म हमारे पास जो CPSS को अचीव करना चाह रहे हैं आप किस फॉर्मेट में, डोज को इंक्रीज़ करके। जब डोज को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो CP0 की वैल्यू आपके पास जो लोडिंग डोज ओवर यानी X0/V है, जिसको आप DL/V राइट कर सकते हैं। और सेम केस में अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें Q/KV, ये सारे का सारा आपका CPSS का ही तो का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा CP = CPSS 1 - E - KT प्लस X0/V यानी DL/V × E - KT। इसको भी कल हमने प्रूव किया था और हमने कहा था कि जो लोडिंग डोज है किसके इक्वल है जी, CPSS को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। यानी एंड पे हमने ये निकाला था फार्मूला कि DL/V = CPSS। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था कल की क्लास का, इसलिए मैं इसको ड्राइव करने के बजाय मैं इसे यहीं से कंटिन्यू करूँगा कि हमारे पास जो है वो लोडिंग डोज को, किसी भी ड्रग की लोडिंग डोज को मेजर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है स्टेडी स्टेट पे उस ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। रिमेंबर हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, CPSS हमने खुद से कैलकुलेट कर चुके हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोडिंग डोज आप निकाल लेंगे। अब इस लोडिंग डोज को इन्फ्यूज़ कराया जाए इन्फ्यूजन के साथ और फिर उसके बाद उसको जो है वो उसका CPSS को कैलकुलेट किया जाए। एक तो टर्म हमारे पास ये थी, इसके लिए हमने जो है वो सिंपल से इसकी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएं।
ताकि आप इस सारे कंसेप्ट को समझ सकें कि इसमें हम इन्फ्यूजन रेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसमें बाकी पैरामीटर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर यहाँ पे CPSS की जगह पर हम ये भी तो राइट कर सकते हैं Q/kV, और ये है DL/V से अगर कैंसिल हो जाएगा तो लोडिंग डोज का एक और फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि इन्फ्यूजन रेट को अगर आप एलिमिनेशन रेट से डिवाइड कर दें तब भी आपके पास लोडिंग डोज है। यानी ये था ना जी DL/V = CPSS। अब CPSS की जगह पर हमने वो राइट कर दिया Q/kV। तो Q/kV में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिनोमिनेटर पे कॉमन है, ये कैंसिल होगा तो ये DL = Q/K। Q क्या है और K क्या है? एलिमिनेशन रेट। तो Q में और एलिमिनेशन रेट में एक छोटा सा डिफरेंस है इसके यूनिट्स का। इन्फ्यूजन रेट के यूनिट्स क्या हैं? मिलीग्राम पर मिनट, मिलीग्राम पर आर अमाउंट के यूनिट और उसके साथ टाइम के यूनिट, जबकि K के क्या यूनिट्स हैं? पर आर। तो ये आपके पास जो, क्योंकि दोनों टाइम्स आ रहे हैं आर में या मिनट में, ये दोनों कैंसिल होंगे और अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? वो किस यूनिट्स में आएगा? मिलीग्राम में। और रिमेंबर लोडिंग डोज शुड बी इन मिलीग्राम, माइक्रोग्राम या नैनोग्राम। तो ये डोज के कंडीशन पे आप आ गए। तो इस वजह से लोडिंग डोज को अगर आप सिंपल, अगर आप इसके साथ ऐड करते हैं CPSS से कैलकुलेट करते हैं तब भी पॉसिबल है कि जस्ट CPSS अगर आपके पास है तब आप उसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास इन्फ्यूजन रेट है तब आप उसे जो है वो एलिमिनेशन रेट से डिवाइड कर दीजिए। ये और भी अच्छा हो सकता है। कैसे? मैं इसी फार्मूला को और ओपन कर देता हूँ। फ्लो रेट इंटू कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय K। यहाँ पर फिर हम, अगर हमारे पास फ्लो रेट अगर हमारे पास हो और साथ कंसनट्रेशन हो, देन हम और इसे डिवाइड कर दे एलिमिनेशन रेट्स कांस्टेंट से, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके दो और फार्मूला भी बन सकते हैं ना जी। यानी इसको मैं चाहूँ Q/K को मैं राइट कर सकता हूँ, क्या चीज़? Q × T ½/0.693। ये भी मेरे पास लोडिंग डोज का फार्मूला हुआ। अच्छा, एक और फार्मूला भी बनता है यहाँ पर। अगर मैं इसको 0.693 राइट कर दूँ तो फ्लो रेट ओवर कंसनट्रेशन ओवर T½ मल्टीप्लाई बाय T½ 0.693 = लोडिंग डोज। तो ये सब फार्मूलाज हमारे लिए यूज़फुल हैं। कब? जो पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल है उसी पैरामीटर को हम जो यूज़ करके हम लोडिंग डोज, यहाँ देखिए लोडिंग डोज कितना सिंपल नज़र आ रहा है। कैसे? कंसंट्रेशन कहाँ से मेजर होगी? इन्फ्यूजन के ऊपर और लेबल में क्लेम है कंसंट्रेशन। उसके बाद फ्लो रेट जो आपने एडजस्ट किया है, उसके बाद आपके पास T½ से 0.693 से डिवाइड करेंगे। अब ये लोडिंग डोज, जब ये लोडिंग डोज आपके पास आई है, इस लोडिंग डोज से आप वो फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं कि इससे कितने फ्रैक्शन में स्टेडी स्टेट अचीव हुई है। ये कल की क्लास थी जिसमें हमने कैपिटल N और FSS को कंपेयर किया था, जिसमें हमने कहा था कि 10% जो है वो लोडिंग डोज आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो सकता है, उसका फ्रैक्शन मिल सकता है अगर हाफ लाइफ का 0.15 हो जाए। बिल्कुल सेम उसी सिनेरियो पे हम लोडिंग डोज वाले कंसेप्ट में हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि ठीक है, ये अगर हम कितने % लोडिंग डोज का क्या इफेक्ट आ रहा है। यानी अगर से मैंने फ्लो रेट रखा, मैं यहाँ मुझे कंसंट्रेशन मेजर्ड है, हाफ लाइफ का पता है, फ्लो रेट मैंने पहले से अज्यूम किया 30-40 ड्रॉप्स पर मिनट पर सेकेंड, और मैंने ये फ्लो रेट को मैंने यहाँ राइट करके मैंने सारे इस वाले प्रोसेस को सॉल्व किया। जो मेरे पास आंसर आया उस आंसर को मैं अगर VD से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? CPSS। जब इसका जो है वो DL है तो इसे मैं जो CPSS निकालने के लिए इसमें V से जस्ट डिवाइड करूँ तो CPSS। जब मेरे पास CPSS आ गया तो मैं इसका फ्रैक्शन से इसकी हाफ लाइफ का पोर्शन पे भी लेके जा सकता हूँ कि इससे कितने एरिया, कितने % या कितना फ्रैक्शन जो है वो स्टेडी स्टेट का अचीव हो जाएगा। अब हमें कितना इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसकी डोज को आगे कितना इंक्रीज करना होगा, वो उसी फ्रैक्शन से हमें आइडिया होता चला जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट हुआ FSS और N वाला, ये अल्टीमेटली हमारे पास एक टूल है कि जिससे हम आइडिया ले सकते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट का कितना फ्रैक्शन हमारे पास ये अचीव हो चुका है और हम इसमें हम कितना आगे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी बात थी लोडिंग डोज को साथ ऐड कर लेना। अब लोडिंग डोज को ऐड करने का बेनिफिट तो ये था कि आपके पास ये तभी ऐड हो सकती है जब आपके पास एक ड्रग जो है वो एक अलग से इंजेक्टेबल की फॉर्म में अवेलेबल है। यानी अगर एक चीज़ जो इन्फ्यूजन फॉर्म में भी है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है।
अब इन्फ्यूजन साथ है और साथ आपने एक इंजेक्शन ऐड किया है। अब आपने ये दोनों काम इसलिए किए क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये लोडिंग डोज दे के मैं इसे कहाँ ले आऊँगा, CPSS पे, स्टेडी स्टेट पे, फिर इसे मैं मेंटेनेंस पे डाल दूंगा। इसका जो मेंटेनेंस पे जब ऐड होगा तो अल्टीमेटली यही पेशेंट जो है अब उसका जो थेरापी है, ये जो प्रोसेस है, ये इसको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो मेरा पहला कंसेप्ट तो ये है कि मैं लोडिंग डोज का CPSS को अचीव करने के लिए मैं मूव करूं लोडिंग डोज की तरफ। दूसरा कंसेप्ट ये है कि मैं इन्फ्यूजन रेट को चेंज कर दूं, 2 इन्फ्यूजन रेट ट्राई कर लूं। दोनों इन्फ्यूजन रेट को ट्राई करने के लिए जिस साइंटिस्ट का नाम हम अक्सर लेते हैं, वैगनर नेल्सन मेथड है। वैगनर नेल्सन मेथड में हम इसे ये अज्यूम करेंगे कि अब ये इन्फ्यूजन रेट को ही बदल देना चाहिए, यानी शुरू में इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा रखना चाहिए। देखें, स्टेडी स्टेट अचीव करना चाह रहे हैं तो इन्फ्यूजन रेट को हमें क्या रखना होगा, स्टार्ट में हमें ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन पर मिनट पर टाइम पर आवर। लेकिन जब एक फेज़ अचीव हो जाएगी देन सेकंड फेज़। अच्छा, ये याद रखेंगे कि यहाँ पर हम एक 2-3 चीज़ों को बड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा कॉमन सा बनता है, ओके जी आपने बोल दिया कि 2 इन्फ्यूजन रेट रखें, तो ये दोनों इन्फ्यूजन रेट हम कब तक पहला इन्फ्यूजन रेट रखें और बाद में कौन सा आ जाए, यानी किस टाइम पे जाके हम कहें ओके जी अब इसको स्लो कर दें। तो उसके लिए एक हमारे पास बड़ा सिंपल सा पैरामीटर है, वो भी है ड्रग की हाफ लाइफ, कि हम ड्रग की पहली हाफ लाइफ तक उसे Q1, मैं इसको 2 नाम दे दूंगा, Q1 और Q2। Q1 इज फर्स्ट इन्फ्यूजन रेट, Q2 इज सेकेंड इन्फ्यूजन रेट। जो हमारे पास जो फर्स्ट इन्फ्यूजन रेट है, इसे मैं कम से कम जो ड्रग की, अब अपने आप को सिर्फ अभी समझने के लिए, बाद में मैं आऊँगा इसको हम और भी पीछे लेके जा सकेंगे, लेकिन पहला हमारा जो बेसिक कंसेप्ट बनेगा वो ये कि हम इसे एक हाफ लाइफ तक हम क्या करें, इसको हम Q1 से प्रोसेस करें। जब इसकी पहली हाफ लाइफ का टाइम आ जाए देन Q2 की तरफ चले जाएं। जब Q1 कंप्लीट होगा और Q2 स्टार्ट होगा तो Q2 जो है वो Q1 से कम है। बार बार हम इसे बोल रहे हैं कि Q1 जो है वो आपका ज़्यादा है Q2 से। उसकी रीज़न ज़्यादा रखने की, आपने उसको अर्ली स्टेडी स्टेट अचीव करना चाह रहे हैं। इसमें अगर आप इसके फार्मूलाज को देखें तो इन फार्मूलाज में हमारे पास वही Q इज इक्वल टू 1 - K टा से ही हम इसको शुरू करेंगे। इसका अपना ये वाला जो Q/Kv 1 - E - K T से, इसी में इस T को अब हम कैपिटल T से राइट करेंगे। कैपिटल T से इसलिए राइट करेंगे बिकॉज ये वो टाइम है जब एक हाफ लाइफ क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये, और इसको हम बोलेंगे कि ये Q नहीं है, ये भी Q1 है, और इस सारे से हम Q1 को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम आएंगे Q2। Q2 हमारा जो है वो, क्योंकि ये सारी यही वाली टर्म है, इसी से हमने उसको नॉर्मल टर्म में गुजार रहे हैं। Q2 हमारा तब शुरू हुआ जब हमने ये अज्यूम किया कि स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये 2-3 जुमले समझ में आ गए तो ये सारी कैलकुलेशन जो मैं लिखूंगा आपको सारी समझ आएगी कि क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ ये बोला है कि 2 इन्फ्यूजन रेट करने हैं। वैगनर नेल्सन ने इसका हमें एक दूसरा सोल्यूशन दिया कि जी आप इसमें एक अलग से इंजेक्शन नहीं डालें, बल्कि आप ये कर दीजिए कि आप इसमें एक इन्फ्यूजन रेट रखें और फिर कुछ देर के बाद दूसरा इन्फ्यूजन रेट कर दें। अब पहले वाला इन्फ्यूजन रेट कब तक होना चाहिए, उसमें पहले वाला इन्फ्यूजन रेट आपका एक हाफ लाइफ तक होना चाहिए, फर्स्ट हाफ लाइफ तक होना चाहिए। जबकि जो दूसरा इन्फ्यूजन रेट हुआ वो तो अब हमने पहला अज्यूम कर लिया कि वो पहला कन्वर्ट होगी, वो कंसंट्रेशन किसमें, CPSS में, यानी स्टेडी स्टेट में वो कन्वर्ट हो गई है। तो अब वो जो Q2 है वो एक्चुअल आपके पास CPSS वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आई गेस कि मैं थोड़ा सा इसको समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको शुरू से लिखना शुरू करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमारे पास फार्मूला वही जहाँ से हमने स्टार्ट लिया कि अगर हमें वैगनर नेल्सन मेथड अप्लाई करना हो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, CPSS को अचीव करने के लिए, तब हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन और उसका आंसर देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जी CP इज इक्वल टू Q/Kv 1 - KT। ये इक्वेशन हमारे लिए नहीं है। अब सिंपल इक्वेशन हमने इसको ड्राइव किया है। हमने इस पे स्टार्ट ही हम इससे करते हैं जब भी IV इन्फ्यूजन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम IV इंजेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्ट ही CP इज इक्वल टू CP0 E - KT से स्टार्ट होता है। तो IV इन्फ्यूजन के केस में हम इसमें हम इस फैक्टर को स्टार्ट लेते हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ों में डिस्कशन है यहाँ पर। Q को Q1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब यहाँ अब हमने
थोड़ा सा इन्फ्यूजन रेट को हमने फास्ट रखना है। अब फास्ट रखने के लिए मैंने इसे Q को क्या राइट कर दिया, Q1, और इस टाइम को मैं राइट कर रहा हूँ कैपिटल T। मैंने कैपिटल T इसलिए राइट किया क्योंकि मैं इसे चलाना चाहता हूँ कब तक, 1/2 लाइफ तक। जब मैं इसे 1/2 लाइफ तक इसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो 1/2 लाइफ तक इसमें मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो कैपिटल T आया। अब इस कैपिटल T से जो है मैं इस सारे को मैं बोलूँगा ये Q1 को मैं कैलकुलेट कर लूँगा। क्या ख्याल है मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ Q1 को? बहुत सिंपल। क्या आंसर आएगा Q1 का जी? Q1 का आंसर क्या आएगा? जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड होगा, जो उधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो CP ओवर 1 माइनस KT इंटू, बल्कि इसे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड हुआ आके, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे KV से, और ये Q1 हुआ। Q1 पहला इन्फ्यूजन रेट Q1। ओके, नेक्स्ट Q2, Q1 और Q2 जो है हमारे पास सेकेंड इन्फ्यूजन रेट, जो कि पहले वाले से कम, जिसका फ्लो रेट पहले वाले से कम। हम ये नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन कम, क्योंकि कंसंट्रेशन तो फिक्स है। इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपने किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया था? फ्लो रेट को कंसंट्रेशन के साथ। तो कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी फिक्स, जो भी उसकी डोजेज फॉर्म में है, लेकिन फ्लो रेट आपके कंट्रोल में। तो फ्लो रेट शुरू में ज़्यादा रखा, Q1 बना। फ्लो रेट सेकंड में कम करेंगे तो Q2। तो Q2 के लिए आपके पास CPSS इज इक्वल टू Q2 ओवर KV, यानी ये वो कंडीशन हुई जब आपके पास क्या आ चुका है, Q2 आ चुका है। यानी इसमें आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास CPSS अचीव हो गया है। जब आपके पास CPSS अचीव हुआ है तो अब हम इस इन्फ्यूजन रेट को स्लो कर देंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि ठीक है, अब क्योंकि हमें जो टारगेट था वो अचीव हुआ। जैसे पहले वाले केस में हमें टारगेट अचीव हुआ था लोडिंग डोज ऐड करने से, यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हुआ इन्फ्यूजन रेट को बढ़ाने से। तो Q2 कैसे कैलकुलेट हुआ फिर? Q2 इज इक्वल टू CPSS इंटू KV, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CPSS इंटू KV, दो Q आ चुके हैं जनाब, Q1 और Q2। अब इनका रेशो ले लीजिए, Q1 और Q2 को, Q1 को Q2 से डिवाइड कीजिए, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2। अब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन है, KV कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है। इसमें हमारे पास जो है वो और चीज़ें जो है वो CPSS दोनों जो है ये भी, क्योंकि CP प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और हमने कहा कि ये वो भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, वो SS पे है, ये भी दोनों कैंसिल होंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस E माइनस K और T। कहाँ पे? देखिए दोनों ही हमने यहाँ जब ये कहा कि ये टाइम T के बाद ये चेंज होगा, तो इसको आप ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो भी उसी स्टेडी स्टेट पे, दोनों कंसंट्रेशंस कैंसिल हो रही हैं, दोनों ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ये भी CP है वो भी CP है। वो अलग इशू है कि वो स्टेडी स्टेट की कंसंट्रेशन है, वो आपके पास जो है वो सिंपल CP है। इसको अगर आप इसको जो है वो कैंसिल करेंगे तब आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये इक्वेशन अगर आपके पास सामने नोट्स है देखें, 10.21 इसने सॉल्व किया है। इसमें इसने डिवाइड किया है CP Q1 को Q2 से, और इसको इसने CPSS राइट करने की बजाय इसको CPT राइट किया। अगर हम इसको अपने इजी करना चाह रहे हैं तो इसको CPT कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद जो चीज़ शुरू हुई है, चले मैं इसको SS नहीं राइट करता, T राइट कर लेता हूँ। जब मैं कैपिटल T राइट करूँगा, क्योंकि इस T तक, यहाँ तक तो ये Q1 था और उससे आगे क्या हुआ है, फिर हमने इसको CPT राइट कर लिया। इट्स ओके, CPSS ना राइट करें, चले कंफ्यूज कर रहे हैं तो CPT और CPT ये दोनों भी कैंसिल होंगे, यानी ये T टाइम पे जो CP है उन दोनों को कैंसिल करेंगे। अब Q1 और Q2 रह गया आपके पास 1 माइनस E माइनस KT। ये जो आपके पास जो कंसंट्रेशन आई है, इस कंसंट्रेशन को आप इस फार्मूला को अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। रिमेंबर फार्मूला तकरीबन वैसा ही है, प्लस माइनस के साथ है, यानी ये ऐसा ही फार्मूला आपके पास अभी जब आप जाएंगे वहाँ पर
ऑरल के केस में मल्टीपल डोजिंग में, या आईवी के केस में मल्टीपल डोजिंग के केस में, यानी जहाँ पर अब एक से ज़्यादा इंजेक्शन या एक से ज़्यादा टैबलेट यूज़ करने वाली काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला दोबारा से फिर आएगा, ये वाला Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के। ये T जो है वो वहाँ पर भी चेंज होगा, वो आएगा इसके टा की उसमें कंडीशन में आएगा। खैर हम इसमें मूव करते हैं। इसमें हमारे पास अब कुछ चीज़ें हमें समझने वाली हैं। Q1 और Q2 का रिलेशन, Q1 या Q2 और Q1 के रिलेशन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कितना Q1 रखा जाए, कितना Q2 रखा जाए, हमें इस रेशो के आंसर को लाना है। इसमें K हमें नज़र आ रहा है 0.693 ओवर T हाफ हम लिख सकते हैं, और ये जो कैपिटल T है ये वाला भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो सकता है अगर हम इसको T हाफ रख लें तो। यानी हम ये देखें, हमने ये कहा था, इसको हमने जब इसको स्टार्ट किया वैगनर नेल्सन को, मैंने आपसे ये क्वेश्चन था कि कब हम Q1 रखें और कब उसे हम Q2 कर दें। तो हमने कहा था कि वो टाइम आप एक हाफ लाइफ के इक्वल रखें, ऐसे था ना जी। एक हाफ लाइफ के बाद Q1 को Q2 में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये जो कैपिटल T है वो एक्चुअल क्या है, T हाफ है, हाफ लाइफ है। कैपिटल T क्या है, T हाफ है। मैं यहाँ पे T हाफ इसको राइट करके इसको सॉल्व करता हूँ। यानी यहाँ पर हमारे पास ये था Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस के, और मैंने इसको राइट कर दिया T हाफ, Q1 ओवर T हाफ। ओके, K इटसेल्फ एक वैल्यू रखता है 1 माइनस 0.693 ओवर T हाफ इंटू T हाफ, कैंसिल जी, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 0.693, आंसर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 0.693, 0.5। आंसर क्या है जी, 0.5। 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 2। ओके, फर्स्ट रिलेशन Q1 इज इक्वल टू Q2 2। सेंटेंस सुनिएगा, हम बोल रहे हैं अगर Q1 से Q2 में जाने के लिए आप एक हाफ लाइफ के इक्वल अगर आप बात कर रहे हैं, तब आपको शुरू का जो इन्फ्यूजन रेट है बाद वाले इन्फ्यूजन रेट से डबल रखना होगा। देखिए कैसे, Q2 को इधर आके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू Q2, ऐसे ही है ना जी। फिर बोलता हूँ इस सेंटेंस को, अगर हमें ऐसा इन्फ्यूजन रेट चाहिए कि जिसमें एक हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, उसके लिए हमें जो पहले वाला जो इन्फ्यूजन रेट है वो Q1 जो बाद में मेंटेनेंस के लिए जो हमने स्लो करना है Q2 उससे डबल रखना होगा अगर हम एक हाफ लाइफ में चाह रहे हैं। इसका हम एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग की हाफ लाइफ है 2 आवर्स, तो हमारा टारगेट क्या है कि 2 आवर्स तक उसको Q1 इन्फ्यूज कराया जाए, ये हमारा टारगेट हुआ। अब 2 आवर्स तक Q1 क्या हो, Q1 डेफिनेटली Q2 से ज़्यादा होगा, तो Q2 से उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टर से, डबल करेंगे, तब उसको हम एज्यूम करेंगे कि 2 आवर्स के बाद उसमें स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। अब उसको जो है वो Q2 पे डाला जाए। क्वेश्चन इस सारे प्रोसेस में पहले वैसे Q1 को मेजर करना चाहिए कि Q2 को? जी, Q2 को मेजर करना पहले ज़रूरी होगा। यानी Q2 जो है हमारे पास अगर होगा तो Q1 आएगा, तो Q2 शुड बी मेजर्ड फर्स्ट देन Q1। पहला Q2 मेजर करें, Q2 मेजर करेंगे CPSS ओवर CPSS इक्वल टू Q2 ओवर KV से, CPSS ओवर CPSS Q ओवर KV से, या फिर Q ओवर क्लियरेंस से। तो ये 2 हमारे पास जो है वो Q2 जो है CPSS पे वो मेजर होगा हमारे पास इस फार्मूला से। तो Q2 मेजर किया जाए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हमारा टारगेट है कि हम एक हाफ लाइफ में, अच्छा मैं अगर कहूँ अभी आधी हाफ लाइफ हो, अभी आधी हाफ लाइफ गुजरी हो और इन्फ्यूजन जो है वो
स्टीडी स्टेट पे आ जाए, उसका मैं Q1 और Q2 का रेशो का आंसर मेरा क्या होगा? देख लें, ये तो आप लोग कह रहे हैं 4 टाइम, ऐसा हो सकता है आप गलत कह रहे हो। क्वेश्चन सुनेंगे पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ ये मैंने सारा सॉल्व किया है, सारी कंडीशन कि हमने कहा है 1 हाफ लाइफ, टारगेट इज 1 हाफ लाइफ, माई नेक्स्ट टारगेट इज हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। यानी जहाँ मैंने अभी पहली एग्जांपल में बोला कि हाफ लाइफ 2 आवर्स है, तो Q1 को डबल रखिए Q2 से। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि हाफ लाइफ 2 आवर्स है, लेकिन मेरा टारगेट है कि 1 आवर में इसको मैंने स्टीडी स्टेट अचीव करना है। अब मैं Q1 क्या रखूँ? ये क्वेश्चन सिंपल किया, इसका रेशो क्या लूँ? तो मैं कहाँ पे चेंज करूँगा? इस T हाफ को जो मैंने कैंसिल किया है, यहाँ मैं राइट करूँगा कि मेरा टारगेट अब चेंज हुआ, वो है 0.5 T हाफ। T हाफ से कैंसिल 0.69। अब इसे सॉल्व करेंगे आप। 0.693 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्या हुआ आंसर? 0.693 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.7। उसका एक्सपोनेंशियल ले लें, -0.7 एक्सपोनेंशियल लिया 0.7, 1 - 0.7 आंसर 0.3, 1 डिवाइडेड बाय 0.3 3.33। अब मेरा आंसर यहाँ पर 3.33 हुआ। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.33 से, यानी मुझे Q2 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे तकरीबन 3.33 टाइम ज़्यादा Q1 रखना है Q2 से, तब मैं अपना जो मेरा टारगेट है कि मुझे हाफ लाइफ से भी आधे टाइम पे मेरे पास स्टीडी स्टेट अचीव हो जाएगी। क्या ख्याल है अगर हम ये कह दें कि मुझे हाफ लाइफ से भी अभी क्वार्टर टाइम हो, पहले वाला सिर्फ 25% वाला मामला हो। देखिए, हाफ लाइफ का हाफ का मतलब ये हुआ 50% ऑफ हाफ लाइफ। यस, मैं कहता हूँ 25% ऑफ हाफ लाइफ वी कैन अज्यूम। बहुत सिंपल। यहाँ पर मुझे जहाँ मैंने राइट किया था 0.5, मैं क्या राइट करूँगा यहाँ? 0.25। जब मैं इसे 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसका एक्सपोनेंशियल लूँगा, वो जो मेरे पास आंसर आएगा उसे मैं 1 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो रेशो क्या आंसर आया? यानी यहाँ पे रख दिया मैंने 0.25, 0.693 मल्टीप्लाई बाय 0.25 एक्सपोनेंशियल, देन 1 माइनस आंसर जो भी आया है 6.28। सारे को सॉल्व करके बोल रहे हैं 6.28। अब हमें इस Q2 को 6.28 से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इसको इन्फ्यूज़ कराना है। अच्छा, यहाँ हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि हम इतनी कंसंट्रेशन फ़ौरन से इन्फ्यूज़ ना कर दें कि वो टॉक्सिक को जाके अप्रोच करे, और फिर हम इतनी कैलकुलेशन ना कर दें फ्लो रेट की कि जो पॉसिबल ना हो। यानी हम देखें प्रेशर किस पे ऐड कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आ रहा है? फ्लो रेट पे। क्योंकि आप इन्फ्यूजन रेट को अगर आप बढ़ाएंगे स्टार्ट में, इट मीन्स आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप फ्लो रेट को बढ़ा रहे हैं। तो जब फ्लो रेट को बढ़ाएंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि फ्लो रेट का भी एक लेवल है, इन्फ्यूज़ करने का भी एक लेवल है। तो उस लेवल से हम उसे इंक्रीज़ ना करें। जो हमारे पास जो ड्रॉप्स की फॉर्मेशन है उसको हम अपने माइंड में रखें, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करें। तो आज हमने ये सीखा कि अगर हमें एक हाफ लाइफ तक स्टीडी स्टेट चाहिए तब भी पॉसिबल है, अगर हमें हाफ लाइफ के हाफ तक स्टीडी स्टेट चाहिए तब भी पॉसिबल है, और अगर हमें हाफ लाइफ के 25% तक स्टीडी स्टेट चाहिए तब भी हम कैलकुलेशन में हम आ सकते हैं पूरे कि जनाब ये कर दें, इसका इन्फ्यूजन रेट इतना बढ़ा दें। तो इस सारे प्रोसेस को अगर हम एक और इसे Q1 Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सीखते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक सेकंड टेक्निक है किसी भी ड्रग की जो इन्फ्यूज़ की जा रही है उसका स्टीडी स्टेट अचीव करना। अगर ये नोट आए कि जी राइट नोट ऑन द स्टीडी स्टेट, व्हाट इज स्टीडी स्टेट कंसंट्रेशन इन इन्फ्यूजन, explain your answer with 2 different methods. First method is with the concept of loading dose, and other method is Wagner-Nelson method. In case of Wagner-Nelson method, change the rate. Change क्या करना है? Q1 और Q2 को डिफरेंशिएट कर लेना है, और Q1 ने हमेशा ज़्यादा होना है Q2 से। Q1 ने डबल हो जाना है अगर का Q2 से, अगर आपका टारगेट एक हाफ लाइफ है। Q1 ने 3.3 टाइम हो जाना है अगर आपका टारगेट 50% ऑफ हाफ लाइफ है, और Q1 ने 6 पॉइंट समथिंग जितना भी इन्होंने बोला उतने टाइम इसने बढ़ जाना है
अगर आपका टारगेट 25% है हाफ लाइफ का। तो हम जैसे जैसे अपने आप को मज़ीद टारगेटेड करते जाएंगे, वैसे ही ये फैक्टर जो है वो ऐड होता चला जाएगा और हम उसे मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते चले जाएंगे। ओके जी, कोई क्वेश्चन? इसको आप लोग अच्छा सा याद करेंगे, इसको आप ट्राई करेंगे कि आप इसमें जितने भी छोटे छोटे फार्मूलाज आए हैं, अगर हम ऐसे काउंट करने लगे तो मेरा ख्याल, अच्छा इसमें टेबल है 10.2 टेबल है आई गेस, ये उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है इन दोनों का, जो हाफ लाइफ का रेशो क्या रखें और उसे किस तरह से उसमें Q1 और Q2 का रेशो क्या होगा, वो सारा उसका दिया हुआ है। तो इसमें जितने फार्मूला आए हैं अब तक इसमें IV इन्फ्यूजन में हमने पढ़े हैं, उन तमाम का एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाएंगे। वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक में से चेक भी करूँगा, देखूँगा कि आप लोगों ने इसमें कौन कौन से उसमें जो है वो बिल्कुल स्मार्ट सा न्यूमेरिकल बनाइए जिसके अंदर सिर्फ वही फार्मूला यूज़ हो रहा हो। ड्रग ये है, हाफ लाइफ ये है, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इन्फ्यूजन रेट बताइए, कंसनट्रेशन ये है, फ्लो रेट ये रखना है, इन्फ्यूजन रेट बताइए, इन्फ्यूजन रेट ये है, कंसनट्रेशन ये है, फ्लो रेट निकालिए। पहला काम, ये तीनों को घुमा लिया। नेक्स्ट में आ गए, प्लाज्मा कंसनट्रेशन फाइंड कीजिए, टाइम इतने पे, के वैल्यू ये है, एक और न्यूमेरिकल बना। प्लाज्मा कंसनट्रेशन फाइंड कीजिए, टाइम इतना है, लेकिन हाफ लाइफ साथ बता दीजिए, दूसरे वाली बात शुरू हो गई। CPSS पे आइए, उसमें बताइए Q/kV, इतने सारे CPSS के फार्मूला लिखे हैं, उन सब का एक एक अगर बनाएं तो हमारे पास इस चैप्टर के कम से कम, मैं रफली अगर बोलूं, अब तक हम 10 या 12 न्यूमेरिकल हम आराम से खुद से डिज़ाइन करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर करेंगे।